नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से आज हम सभी लोग मशहूर व्यंग्यकार लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय में एमए करने के कुछ दिनों बाद वह अध्यापन कार्य भी किए। सन 1947 में जब देश स्वतंत्र होने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन बहुत व्यापक स्तर से चल रहे थे। उस समय हरिशंकर परसाई जी ने अपना अध्यापन कार्य छोड़ देते हैं और अपनी लेखनी के माध्यम से वह भारतीय युवाओं में देश के प्रति स्वतंत्रता की महत्वता और गांधी जी के आंदोलन को काफ़ी विकसित करने के लिए वह देश में चलने वाले सभी आंदोलनों में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि हरिशंकर परसाई जी अपनी लेखनी के माध्यम से भारतीय युवाओं में जो उत्साह या जोश भरने का प्रयत्न करते हैं वह अत्यंत सराहनीय है। जितना भी हम उनकी लेखनी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर जो सार्थक प्रभाव पड़ा वह अपने आप में अतुलनीय है। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी रचनाएं, बहुत सी कहानियाँ लिखे। उनकी कहानियाँ सामाजिक स्तर की थी, व्यक्ति के यथार्थ को, व्यक्ति के आदर्श को एक साथ संयोजित करके थी। हरिशंकर परसाई जी अपनी इस कहानी के माध्यम से समाज के लोगों के प्रति व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और वह बताते हैं समाज के किस प्रकार के दो पहलू होते हैं और उन दोनों पहलुओं में दो तरह के विभिन्न मत के लोग होते हैं, अलग अलग विचार के होते हैं, फिर भी दोनों लोग अपने अपने विचार से संतुष्ट होते हैं। हरिशंकर परसाई जी की कुछ कहानियाँ हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास भी लिख दिए वह। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पंखडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में आप सभी ये रचनाएं आप देखे होंगे कि यह सब समाज में घटने वाली यथार्थ घटनाओं के संबंध में है। जैसे सदाचार का ताबीज, अभी इसके बारे में जरा सा हम प्रकाश डालना चाहेंगे। सदाचार के ताबीज, राजा को, एक राज्य है, उसमें राजा को जब यह पता चलता है कि उसके राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, राजा अनेक मंत्रियों का
अनेक विद्वानों को विद्वानों को श्रेष्ठ व्यक्तियों को बुलाते हैं, कहते भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा। कोई नाना प्रकार के लोग उपाय अपने अपने हिसाब से बताते हैं। तब तक एक व्यक्ति आता है, कहता है कि यदि हम व्यक्तियों को ताबीज लगा दें जो सदाचार का ताबीज है, तो उस ताबीज का प्रभाव इस तरह से पड़ेगा कि व्यक्ति भ्रष्टाचार के मार्ग को छोड़ देगा और सही काम करना शुरू होगा। राजा ने कहा, ठीक है, सबको सदाचार का ताबीज लगा दो, सभी अधिकारियों को सदाचार का ताबीज लगा दो। और लगाते समय उस साधु महाराज ने यह कहा, ये सदाचार का ताबीज है, इसको पहनने के बाद यदि आप रिश्वत लेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो रात में ताबीज जल जाएगी और आपके प्राण भी निकल सकते हैं। लेकिन अधिकारियों ने उस ताबीज के शर्त को अवहेलना करना शुरू किया और ताबीज पहनकर भी वो खूब भ्रष्टाचार करना शुरू किए। राजा जब एक दिन दूसरे भेष में निकले नगर में, तो उन्हें पता चला कि तो ताबीज जब से लगी है तब से और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। तो इससे हमें यह प्रतीत होता कि ताबीज वाला भी तो भ्रष्ट था। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से अपने ताबीज का व्यापार कर लिया। अधिकारियों में और भ्रष्टाचार बढ़ी हुई है। अधिकारी कह रहे हैं यदि भ्रष्टाचार हम करते हैं तो ताबीज जल जाती। इससे यह सिद्ध होता है कि भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं है। तब राजा को फिर से विद्वानों की सभा बुलानी पड़ी। तब विद्वानों ने उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी ताबीज, किसी नैतिक शिक्षा से दूर होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जब तक व्यक्ति स्वयं यह दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं कर लेगा कि हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम सामाजिक बुराइयों में नहीं बंधेंगे, तब तक भ्रष्टाचार इस राज्य से नहीं जा सकता। तो कहने का तात्पर्य है, इसी तरह से उनकी एक कहानी है हरिशंकर परसाई जी की। मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते के माध्यम से वह बताने का प्रयास करते हैं। मुंशी प्रेमचंद के जो सीधा साधा व्यक्तित्व है, जो उदार व्यक्तित्व है, उसकी सादगी के साथ रचनाकार की अंतर्भेदी दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। कि आज का जो समय है, जो दिखावे की प्रवृत्ति है, जो सामाजिक विवेचन है, उसका अवसरवादिता का पर व्यंग्य किया है। आइए देखा जाए पाठ किस प्रकार से, इस पाठ में किस तरह से हरिशंकर परसाई जी ने मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को शब्दों के माध्यम से इस पाठ में हमें बताने का प्रयास करते हैं कि मुंशी प्रेमचंद किस तरह से सरल साधे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हुए भी, कितने उदार व्यक्तित्व वाले होते हुए भी उसमें किस तरह की सादगी थी और उनकी किस सादगी को हम अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता होनी चाहिए। प्रेमचंद एक मित्र मेरे सामने हैं। प्रेमचंद का एक चित्र, कहते हैं प्रेमचंद जी का एक चित्र मतलब फोटो मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। चित्र में उनकी पत्नी भी है।
सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, अर्थात गालों की हड्डियां दिखाई दे रही फोटो में। घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं, उनके पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, जिनके जो बंद अर्थात जो उसके डोर है जूते के वह व्यवस्थित रूप से बंधे नहीं है। लापरवाही से उपयोग करने का पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है। जो बंद के सिरों पर लोहे की पतरी लगी होती है वह निकल जाती है। कब? जब हम लापरवाही से जूते को बांधने का प्रयास करते हैं और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जूता पहनने वाला व्यक्ति किसी प्रकार से अपने जूते को, लेस को, डोर को बांध लेता है। आगे कहते हैं दाहिने पांव का जूता ठीक है। फोटो में देखते हैं, कहते हैं दाहिने पांव का जो जूता है वह तो कुछ हद तक ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। लेकिन बाएं जूते में बहुत बड़ा छेद है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। जिसको हम देखते हैं तो अंगुली जो होती है वह बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है, मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। सोचता हूँ फोटो खिंचवाने की यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। तो हम प्रश्न ये होता है कि आदमी जब फोटो खिंचवाने जाता है तो काफ़ी सज धज के जाता है। तो लेखक यह प्रश्न कर रहे हैं यदि फोटो खिंचवाने की ये पोशाक है तो वास्तविकता कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इस आदमी पास अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है, जैसे हैं उसी प्रकार फोटो में खिंच जाते हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है? क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि साहित्य को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी आपका जूता फट गया है? अंगुली बाहर दिख रही है, जूते में आपकी अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? तुम्हें फोटो खिंचाते समय इसका जरा से भी एहसास नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह कि तुम्हारे जूते में से तुम्हारी अंगुली बाहर दिख रही। जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? लज्जा, संकोच और झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक जाती? यह भी नहीं जानते? खैर, जूता फटा कोई बात नहीं, धोती को जरा नीचे तक खींच लिए होते तो तुम्हारी अंगुली क्या होती? ढक जाती। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फिर भी चेहरे पर तो है कि मतलब इस बात का कोई परवाह ही नहीं है, और साथ ही साथ बड़ा विश्वास है, बड़े बहुत विश्वास के साथ तुमने अपना फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, फोटोग्राफर के सामने जब आप तैयार हो गए होंगे और जब कहा होगा रेडी प्लीज, तो ऐसी स्थिति में होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। कहते हैं व्यक्ति कितना भी गम में, दुख में, कठिनाइयों में हो, लेकिन जब फोटो खिंचाते वक्त वह व्यक्ति
बनावटी हंसी हंसने के लिए मजबूर हो जाता है। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे खींच कर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। फिर इतने गम के गहरे तले में हो फिर भी उसमें से छोटी सी मुस्कान निकाल रहे होगे और उसी मुस्कान को फोटोग्राफर ने तुम्हारा फोटो खींचा होगा और कहा होगा थैंक यू, अर्थात फोटो हो गया। विचित्र है, यही तो आश्चर्य है। ये अधूरी मुस्कान, गम में होते हुए व्यक्ति अधूरी मुस्कान करता है। यह मुस्कान नहीं, उसमें उपहास है, व्यंग्य है, और इस तरह से उपहास और व्यंग्य दोनों छिपे हुए। यह कैसा आदमी है, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है, लेकिन यह किसी पर हंस भी रहा है। क्या हंस रहा है? फोटो भी खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते। हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं यदि आपको फोटो खिंचवाना था तो थोड़ा ठीक जूते पहन लिए होते, न खिंचाते, फोटो न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? तुम फोटो नहीं खिंचाए होते तो क्या बिगड़ जाता? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो, शायद पत्नी कही हो कि चलिए हम लोग फोटो खिंचा लिया जाए। तुम अच्छा चल भाई ठीक है, तुम पत्नी कहने फोटो खिंचाने चले गए, मगर कहकर बैठ गए होगे। अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे, मगर एक कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी मतलब घटना है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। यह उस समाज के लिए कितनी विडंबना है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने के लिए भी जूते न हों। इस तरह से तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। तुम्हारी यह परिस्थिति देखने पर मेरा जी यही कहता है कि मैं फूट फूट के रो लूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे की यह मुस्कान मुझे रोने से रोक देती है। और इस तरह से मैं जो तुम्हारे इन गरीबी लाचारी अवस्था को देखने के बाद जो मेरे अंदर आत्मीयता, जो करुणा उत्पन्न होता है, उस आत्मीयता करुणा से मैं जी भर के रोना चाहता हूँ, लेकिन तुमने अपने मुस्कान के माध्यम से मेरा रोना भी क्या कर दिया? रोक दिया। कहने का तात्पर्य है कि हरिशंकर प्रसाद जी मुंशी प्रेमचंद जी को उस फोटो को देखते हैं जिस फोटो में मुंशी प्रेमचंद अपने पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं उनके और मुस्कुरा रहे हैं। फिर वह नीचे देखते हैं, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, गमछे जैसे चीज़ों का और टोपी बना के लगाए हुए हैं, लेकिन नीचे देखते हैं तो उनका जो जूता है, दाहिने गोल का जूता तो सही है, लेकिन बाएं गोल का जूता ऊपर से फटा हुआ है जिसमें अंगुलियां बाहर निकल गई हैं। और ऐसे निकली हुई अंगुली को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि वास्तविकता, जब फोटो खिंचाने में व्यक्ति की इस तरह की वास्तविकता है तो फिर वास्तविकता से यदि हम जाएं, उसके जीवन में जाएं तो किस तरह से होगा। फिर विचार करते हैं, हो सकता है इनके पास कई सेट जूते हों, लेकिन कई सेट जूते नहीं हैं, जिसके कारण वह सोचते हैं कि जिस साहित्यकार ने साहित्य को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रबंध या प्रयास किया, आज उस साहित्य के पास जूते पहनने के लिए भी पैसे नहीं हैं। और इस तरह से हरिशंकर प्रसाद जी उनकी इस वर्तमान अवस्था को देखने के बाद उनका हृदय काफ़ी आहत होता है और उनके आंखों में आंसू भर जाते हैं और रोने से पहले वह मुंशी प्रेमचंद के मुस्कुराते हुए फोटो को देखते हैं, जिसे रोना भी उस समय के लिए भूल जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, शेष बात अगले वीडियो में।